हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट रेडियो। आज हम बात करने वाले हैं सीटी स्कैन में एक कंटिन्यूएशन टॉपिक की, और वो आपका टॉपिक होगा सीटी आर्टिफैक्ट्स। बहुत सारे इमेजेस आपको मैंने दिखाए इस पूरे जर्नी में, जहां पर हम सीटी स्कैन की इस पूरी मोडालिटी को डिफरेंट जनरेशंस के थ्रू पढ़ रहे हैं और इमेजेस को भी देख रहे हैं। लेकिन उन सभी इमेजेस में क्या सब कुछ सही दिखता है? क्या हमेशा वो इमेज एक्विजिशन के बाद हर एक इमेज नॉर्मल दिखता है या नॉर्मल दिखेगा? क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। कई बार चांसेस हैं कि वो इमेज नॉर्मल दिखे ही नहीं। वो इमेज जब नॉर्मल नहीं दिखेगा तो ऐसे में फिर हमें क्या करना होगा? उन एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब जो एनाटॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती है या जो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। और आइडेंटिफाई करने के बाद इन सभी स्ट्रक्चर्स को जहां कहीं भी जिस रीजन की वजह से ये आए हैं, उन रीजंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, ताकि हम एक प्रॉपर क्वालिटी की इमेज को डिस्कस कर सकें। और उसी एबनॉर्मेलिटी या उसी एबनॉर्मल इमेज को हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं, जो कि हमने एमआरआई में भी डिस्कस किए थे। तो सीटी स्कैन के भी जब हम इमेजेस लेते हैं तो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, एंड दैट इज नोन एज सीटी आर्टिफैक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर को। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो टाइम से मिल जाए। ये पार्ट 1 है। आगे हम इसके और भी पार्ट्स में इन आर्टिफैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं आर्टिफैक्ट्स हम किसे कहते हैं। एन आर्टिफैक्ट इज अ डिस्टॉर्शन और एरर इन एन इमेज दैट इज अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट बीइंग एग्जामिन्ड। मतलब जो ये आर्टिफैक्ट है ये एक डिस्टॉर्शन है या फिर एक एरर है किसी इमेज का, जो हम किसी भी इमेज को, जिस भी सब्जेक्ट को हम एग्जामिन करने वाले थे उससे अनरिलेटेड है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कुछ अलग ही यहाँ पर विजुअलाइज हो रहा है। इन सिटी इट इज any discrepancy between reconstructed city numbers and the true attenuation coefficient of the object। ये आप जब बात करते हैं सीटी स्कैन की तो आपको याद होगा सीटी स्कैन में हम इमेजेस एक्विजिशन के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी टिश्यू है, उसके सिटी नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसका सिटी नंबर जैसा भी होगा उसी के हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर बात करते हैं हम -1000 अगर उसका सिटी नंबर है तो वो ब्लैक दिखेगा। अगर उसका सिटी नंबर +1000 है तो वो हमें व्हाइट दिखता है। और अगर उसका सिटी नंबर 0 है तो वो हमें ग्रे दिखता है। मतलब ये हमारे लेवल्स हैं एक ग्रे स्केल के। तो ऐसे ही अगर हम जो स्ट्रक्चर को देख रहे हैं उसमें जब हमने देखा तो उसका सिटी नंबर अलग है, जबकि जो उसका ट्रू अटेन्युएशन कोएफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्ट था वो अलग ही था। वो कैसे था मैं अभी आपको जस्ट दिखा दूंगा, आपका वेट अभी जस्ट खत्म हो जाएगा। आर्टिफैक्ट्स can reduce image quality, obscure details and potentially cause misdiagnosis। अगर कहीं पर ये आर्टिफैक्ट्स आते हैं तो ये एब्सोल्युटली इमेज क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। जब ये इमेज क्वालिटी को रिड्यूस करेंगे तो ऐसे में हो सकता है कहीं पर हमारी कुछ डिटेल्स को ये ऑब्सक्योर करें, कवर कर दें और हमें वो डिटेल ना मिले, या फिर जो डायग्नोसिस है वो मिस डायग्नोसिस में कन्वर्ट हो जाए। यानी जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो एग्जिस्ट करने लग गई इमेज के अंदर। जहां स्टोन था ही नहीं वहां स्टोन दिखने लग गया, तो वो एक मिस डायग्नोसिस हो सकती है। दे मे रिजल्ट फ्रॉम पेशेंट फैक्टर्स, इम्प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, रिकंस्ट्रक्शन एरर्स, इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स और फिजिकल लिमिटेशन ऑफ सिटी इमेजिंग। तो ये बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकते हैं। आपके सामने है यहाँ पर कि पेशेंट की वजह से भी आ सकते हैं, कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल जिस भी बॉडी पार्ट के लिए होना चाहिए वो सेलेक्ट नहीं किया गया तभी भी आ सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन में कोई एरर किया तभी भी आ सकते हैं, इक्विपमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फिजिकल लिमिटेशन हो सकता है ऑफ सिटी इमेजिंग। तो ये फिजिकल लिमिटेशन भी रहेगा। देन आपको मैं मतलब जिस भी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आप यहां पर देखेंगे इधर भी बोन है इधर भी बोन है, तो दोनों के बीच में सारी रेडिएशन जो है आपकी
यहाँ एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो बीम की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आ रही है, ज्यादा पास होने की वजह से। तो यहाँ आपको स्ट्रीक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक एरिया का इमेज आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, दूसरे एरिया का इमेज आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ देखेंगे तो एक साइड में आपको व्हाइटिश नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक साइड में डार्क ग्रे नजर आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे डार्क ग्रे नजर आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो कुछ मूव करते हुए स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ आपको मेटल जो है नजर आ रहा है। तो इस तरह से जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनके चलते अगर कहीं पर भी आइदर पेशेंट की वजह से या किसी रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक की वजह से कोई आर्टिफैक्ट आ रहे हैं, तो वो हमें मिसलीड करते हैं टुवर्ड्स द मिसडायग्नोसिस और इंटरप्रिटेशन। तो इनको हम वन बाय वन किन किन नेम के थ्रू जानते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है आपका स्ट्रीक आर्टिफैक्ट। डायग्राम आपके सामने है। अगर कोई सीटी स्कैन में इस तरह से लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, स्ट्रीक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइंस, जो कि मल्टीपल डायरेक्शनल हैं। आप देखेंगे बहुत सारी डायरेक्शंस में ये जा रही हैं। तो स्ट्रीक artifacts may appear as intense straight lines across an image, which may be caused by improper sampling of the data, यानी aliasing या partial volume averaging, motion या metals की वजह से ये सारी चीजें आ सकती हैं। अगर कहीं पर अंडर सैम्पलिंग हो रही है या फिर प्रॉपर डेटा जो है वो कैप्चर नहीं किया गया है या पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग हो रही है, पेशेंट ने मोशन किया, तो अगर ऐसी लाइंस कुछ भी देखने को मिलती हैं, सो दैट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट इज नोन एज स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स। So, streak artifacts are often caused by errors of isolated projection reading, यानी isolated channels and views। कई बार ये आइसोलेटेड प्रोजेक्शंस की वजह से भी हमें स्ट्रीक आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं। तो कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये आर्टिफैक्ट आने की वजह क्या है, तो यहाँ पर एक मेटल प्रेजेंट है। इस मेटलिक इम्प्लांट की वजह से जब रेडिएशन इसके साथ टकराई तो रेडिएशन का हर एक डायरेक्शन में अपना एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो आर्टिफैक्ट है ये बहुत ही जो ज्यादा कॉमनली अपियरिंग आर्टिफैक्ट है और इसको इजीली रिमूव भी किया जा सकता है बाय एडजस्टिंग द प्रोटोकॉल्स और एडजस्टिंग द पेशेंट बॉडी। और अगर कहीं पर मेटल है तो आप फिर इसको रिड्यूस करने वाले सॉफ्टवेयर को, टेक्निक्स को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिफैक्ट है वो है रिंग आर्टिफैक्ट और बैंड आर्टिफैक्ट। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ये आपको रिंग आर्टिफैक्ट भी दिख रहे हैं और इसके साथ साथ आपको कहीं कहीं पर स्ट्रीक्स भी बहुत सारे नजर आ रहे हैं। तो ये जो हमारा रिंग आर्टिफैक्ट या जो बैंड आर्टिफैक्ट है, रिंग और बैंड आर्टिफैक्ट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्रोजेक्शन रीडिंग ऑफ अ सिंगल चैनल और अ ग्रुप ऑफ चैनल कंसिस्टेंटली डेविएट फ्रॉम द ट्रूथ। चैनल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिटेक्टर्स। अगर आपका कोई डिटेक्टर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी एक्सरे बीम है यानी जो एक्सरे ट्यूब है और जो हमारा डिटेक्टर रिंग है वो कॉन्टिन्यूअसली रोटेट मोशन में है। तो जिस वो रोटेट मोशन में है उसी मोशन की वजह से कई बार अगर किसी चैनल का कोई भी अगर वायरिंग या उनके कनेक्शंस लूज होते हैं या इम्प्रॉपर हो जाते हैं तो उन आर्टिफैक्ट्स को, उनकी वजह से आने वाले आर्टिफैक्ट्स को हम रिंग आर्टिफैक्ट या उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिस हो जा रही है, वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स हाउ दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स आर गेटिंग अपीयर। सो दे कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव डिटेक्टर सेल्स और DAS channels, deficiency in system calibration और suboptimal image generation process। ये कई सारे रीजन की वजह से आ सकते हैं। अदर कोई भी अगर एक डिटेक्टर जो रिंग है वो पूरा का पूरा डिफेक्टिव हो गया है, या कोई एक सिंगल डिटेक्टर जो है डिफेक्टिव हो गया है, या फिर जो सिस्टम का कैलिब्रेशन है वो डेफिशिएंट है, या फिर जो इमेज जनरेशन की प्रोसेस है वो सब ऑप्टिमल है, नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे में आपको इन इमेजेस में जो पेशेंट का हेड की, जैसे आप इमेज देख पा रहे हैं ब्रेन की, उसमें आपको रिंग शेप की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जो अभी भी बहुत ही कॉमन आर्टिफैक्ट है। जब भी डिटेक्टर्स में प्रॉब्लम आती है तो ये आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। दिस इज प्रीडोमिनेंटली अ थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर आर्टिफैक्ट। सबसे पहले अगर ये आर्टिफैक्ट किसमें देखने को मिला था, वो थर्ड जनरेशन ऑफ सिटी स्कैनर में, क्योंकि एक्सरे डिटेक्टर्स जो थे वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे थे एक्सरे ट्यूब के साथ। तो ऐसे में उनका अलाइनमेंट जो है एक दूसरे के साथ
डिस्टर्ब होना या उनके वायरिंग या उनके कनेक्शंस का लूज होना वाज अ मेजर टास्क। तो वही सेम आर्टिफैक्ट 4th जनरेशन में नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर डिटेक्टर्स को फिक्स कर दिया गया था। बट आने वाली जनरेशंस में वापस से डिटेक्टर्स को मूव कर दिया गया और वो रोटेट कर रहे हैं अलोंग विद एक्स-रे ट्यूब। इसी के चलते हुए ये आर्टिफैक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। सो शेडिंगर आर्टिफैक्ट इज द नेक्स्ट आर्टिफैक्ट। इस डायग्राम में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो ऑर्गन्स हैं, एक साइड के ऑर्गन्स बहुत ज्यादा ही अपने सही शेप और सही शेडो में नजर आ रहे हैं। यानी उनका जो ग्रे शेड दिखना चाहिए, लिवर ही है बट लिवर का एक पोर्शन आप देखेंगे तो डार्क ग्रे दिख रहा है, यहाँ पर वही पोर्शन आप देखेंगे तो लाइट ग्रे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। वैसे ही इस डायग्राम में आप देखेंगे जब इसका हमने कोरोनल सेक्शन बना लिया तो ये एक साइड जो है इसका डार्क ग्रे है और बाकी का सारा पोर्शन लाइट ग्रे है। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? यहाँ पर often appear near objects of high density and can be caused by beam hardening। जहां कहीं भी हाई डेंसिटी के ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि लिवर के ऊपर रिब केज प्रेजेंट होता है, या फिर पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग हो रही है, मतलब पूरे वॉल्यूम का एवरेज नहीं किया जा रहा है, पार्शियली कहीं पर एवरेजिंग किया जा रहा है, तो बाकी एरिया का तो इमेजेस ठीक आ गए बट कुछ एरिया का इमेज नहीं ठीक आया। स्पाइरल या हेलिकल स्कैनिंग में, या फिर स्कैटर्ड रेडिएशन की वजह से, या ऑफ फोकल रेडिएशन की वजह से, या इनकम्प्लीट प्रोजेक्शन की वजह से, इन सारे रीजन की वजह से ये टाइप के आर्टिफैक्ट्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्शन रीडिंग ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ व्यू। तो जब आप एक लिमिटेड रेंज ऑफ व्यू के अंदर देखते हैं और दो स्ट्रक्चर को आप जब प्रोजेक्शन के अंदर देख रहे हैं तो किसी एक स्ट्रक्चर को आप सही से देख पा रहे हैं और किसी एक में ग्रेजुअल डेविएशन हो रहा है, यानी वहां पर आइदर प्रॉपर रेडिएशन डिपॉजिट नहीं हुआ या पार्शियली रेडिएशन डिपॉजिट हुआ या उसकी रीडिंग प्रॉपर नहीं हुई। तो वो जो ग्रेजुअल डेविएशन है उसी डेविएशन की वजह से इस टाइप के आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं एंड दीज आर्टिफैक्ट आर नोन एज शेडिंग आर्टिफैक्ट। Next is motion artifact. The name itself is explaining too much and you can see here in images। यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली विजुअलाइज्ड है। स्ट्रक्चर्स किस तरह से बहुत सारी स्ट्रीक्स से भरे हुए हैं। हमने दो अलग अलग विंडोज क्रिएट किए, सॉफ्ट विंडो भी और बोन विंडो भी। दोनों ही विंडोज में आप देखने की कोशिश करें तो आपको ये स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स जो है देखने को मिल रहे हैं। यही आर्टिफैक्ट अगर आपको ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आया, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पर पेशेंट ने मूवमेंट दिखाई है, तो पेशेंट का जो मोशन है मे बी वॉलंटियरली, यानी पेशेंट स्वेलो करता है, ब्रीथ करता है, और इनवॉलंटरी यानी कार्डियक मोशन या पेरिस्टेल्सिस, या फिर पूरा पेशेंट की बॉडी का मूवमेंट किसी भी रीजन की वजह से, अनकॉन्शियस होने की वजह से या अनकंट्रोल्ड होने की वजह से। तो it is typically it produces streaks near high contrast edges due to inconsistent attenuation data during reconstruction। और ये जहां पर भी आप देखेंगे कहाँ हो रहा है, जहां कहीं भी हाई डेंसिटी स्ट्रक्चर्स हैं, जो हाई कॉन्ट्रास्ट एजेस हैं, वहां पर जो इंफॉर्मेशन है, जो इनका डेटा रिकंस्ट्रक्शन है वो इनकंसिस्टेंट है और इनकी वजह से आसपास के स्ट्रक्चर के डेटा को कैप्चर करने का टाइम नहीं मिला आपके सिस्टम को, और उसने जहां जैसा भी मोशन की वजह से जो आर्टिफैक्ट की स्ट्रक्चर्स थी उनको लाइंस के फॉर्मेट में ही प्रेजेंट कर दिया। सो इसको रिडक्शन करने के लिए सबसे पहला काम है इमोबिलाइज एंड पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली। आपको पेशेंट को जब लेटाना है तो पेशेंट अगर अनकंफर्टेबल लेटा होगा तो आपको उसको कंफर्टेबल करना है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हुआ तो ऐसे में पेशेंट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग द स्कैनिंग, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट किया जैसे मैंने आपको करके दिखाया, तो उसी की वजह से ये आर्टिफैक्ट देखने को मिल सकता है। प्लस कंफर्टेबल होने के साथ साथ आपने इमोबिलाइज भी करना है। जैसे हेड हम जब भी सीटी स्कैनिंग में पोजीशन करते हैं तो हेड के एक साइड से और दूसरे साइड से हम क्या करते हैं, स्पॉन्जेस लगा देते हैं टू फिक्स, ताकि मूवमेंट ना हो। प्रोवाइड क्लियर ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन, और जब भी आप पेशेंट को इनवॉलंटरी या वॉलंटरी मूवमेंट्स में कंट्रोल चाहते हैं तो वॉलंटरी के लिए आपको ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन देने हैं। एंड यूज शॉर्टर स्कैन टाइम्स, और आपको पता है अगर पेशेंट आपके साथ
कोऑपरेटिव नहीं है तो आपको स्कैनिंग टाइम को रिड्यूस कर देना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होगा तो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको क्या करना है, सच एज मोशन करेक्शन अंडर स्कैन वेटिंग, आपको मोशन को करेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्कैन जो आपके आ चुके हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, या फिर आपको लगता है उसकी हेल्प से आप नहीं कर पाएंगे पूरा, तो आप ईसीजी या रेस्पिरेटरी गेटिंग कैन फर्दर रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट। ईसीजी गेटिंग और रेस्पिरेटरी गेटिंग क्या होता है, आप अपने स्कैनिंग को पेशेंट के ईसीजी के साथ या फिर पेशेंट के रेस्पिरेशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये ईसीजी गेटिंग और रेस्पिरेटरी गेटिंग ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है, जो कार्डियक मोशन है, उसको हम स्कैनिंग से जोड़ देते हैं, तो वही कहलाता है ईसीजी और रेस्पिरेटरी गेटिंग। तो जिस टाइम पर मोशन नहीं होता है, आपका सिस्टम सिर्फ उसी टाइम पर ही इमेजेस को कैप्चर करता है और जिसकी वजह से हमें बिना मोशन वाला एक इमेज मिल जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसके आगे जो बचे हुए आर्टिफैक्ट्स हैं और उनको रिड्यूस करने की जो उनकी रेमेडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन खुश रहिए और अपने दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।